आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की, जिसको लोग इलाहाबाद के नाम से भी जाना करते थे। दरअसल कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको नवाज देवबंदी का एक शेर है, एक पंक्तियाँ हैं जो आपको सुनाना ज़रूर चाहूँगा कि जलते घर को देखने वालों, फूंस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, कि उसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया है, मेरे कत्ल पर आप चुप हैं, अगला नंबर आपका है। दरअसल कहानी शुरू होती है इलाहाबाद के प्रयागराज से, और प्रयागराज में बात साल 1984 के आसपास की है। एक व्यक्ति का नाम बहुत तेज़ी के साथ सुर्खियों में था लगातार। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उस व्यक्ति को उसके नाम से नहीं जानता था। नाम था चांद बाबा। चांद बाबा अपराध क्या करता था? लूट, हत्या, डकैती, इस तरह के काम भी क्या करता था, और साथ ही दिनों दिन उसका वर्चस्व लगातार बढ़ रहा था। और उसके वर्चस्व से जब पुलिस वाले तंग आ जाते हैं, आजिज आ जाते हैं, तब उन्हें ज़रूरत थी एक ऐसे व्यक्ति की जो इसको ख़त्म कर सके। पुलिस वालों ने अगर अपना काम किया होता तो उसमें किसी दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। और अतीक अहमद नाम का एक व्यक्ति, जिसने 17 साल की उम्र में पहली हत्या की थी, उस व्यक्ति ने साल 1989 में चांद बाबा को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया, क्योंकि चांद बाबा भी विधायक बनना चाहता था और अतीक अहमद भी विधायक बनना चाहता था। अतीक अहमद विधायक बन जाता है और राजनीति में आने के बाद उसके अपराध का सिलसिला लगातार जारी था। वो हत्याएं भी करता था, हत्याएं करवाता भी था, पैसे भी लूटता था, रंगदारी भी मांगा करता था, लोगों की ज़मीनों पर कब्जे भी क्या करवाया करता था। वो ऐसे कौन से काम थे जो अतीक अहमद नहीं किया करता था। साल दर साल लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं, कभी निर्दलीय तो कभी किसी पार्टी से, कभी कोई पार्टी उसे अपनी गोद में बिठाकर उसे कभी विधायक बनाते थे। तो एक वक्त ऐसा भी आता है कि उसको सांसद भी बना दिया जाता है, और जब सांसद बनता है तो लगातार जिस पश्चिम की सीट से लगातार वो सांसद बन रहा था, उसके दिमाग में आता है कि इस सीट को अपने कब्जे में रखना चाहिए। काश उस दिन ने ये बात ना सोची होती और इसने इसी सीट पर कब्जे के लिए अपने ही भाई को इस सीट से विधायक बनाने की बात सोची, लेकिन वो अपने भाई को कभी विधायक बना ही नहीं पाया। अपनी टीम में, इसकी टीम में एक ऐसा गुंडा रहता था जिसको राजूपाल के नाम से भी जानते थे, और उस गुंडे ने अलग होकर इस पश्चिम की सीट से बसपा से टिकट लेता है, विधायक बन जाता है। लेकिन ये बात अतीक अहमद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। अतीक अहमद जब इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तब यहाँ पर एक जंग शुरू होती है। ऐसा लगता है जैसे अतीक अहमद के वर्चस्व को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया हो, और वो अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए साल 2005 में 25 जनवरी का वो दिन था, वो बीएसपी के विधायक को दौड़ा दौड़ा कर मारता है, लगभग 19 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर देता है, और उसके बाद फिर लगातार अपने काम में लग जाता है। लेकिन वक्त के बारे में किसी को नहीं पता था। जब इस पर लगातार प्रेशर पड़ता है, बसपा की सरकार आती है। बसपा की सरकार आने के बाद अतीक अहमद को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी। अतीक अहमद इधर उधर भागता है, आखिरकार वो गिरफ्तार भी होता है, और गिरफ्तार होने के बाद वो जेल चला जाता है। लेकिन जेल में रहने के बाद भी अतीक अहमद का आतंक कम नहीं हो रहा था। जेल में वो रहता था, किसी की हिम्मत नहीं, किसी की ताकत नहीं कि उसके खिलाफ कोई बोल सके, उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठा सके। सरकारें तब भी थीं, सरकारें अब भी हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं जो होती हैं वो लगातार बनी रहती हैं। पुलिस प्रशासन ने काश अपनी ईमानदारी से काम किया होता तो अतीक अहमद कभी अतीक अहमद बन नहीं पाता, और उसके ऊपर लगभग 101 मुकदमे जो हिम्मत करके लोग थाने चौकियों तक पहुंचे और ये मुकदमे दर्ज कराते हैं। ऐसे न जाने कितने ऐसे मुकदमे होंगे जो चौकियों और थाने तक पहुंच ही नहीं पाए। और इसके बाद फिर ये यहाँ से नैनी जेल में भी रहता है। नैनी जेल से साबरमती जेल में जाने से पहले उसने देवरिया में एक ऐसा कांड कर दिया था, एक ऐसे व्यापारी का अपहरण करके लगभग 40 करोड़ रुपए की संपत्ति अपने नाम की, उसकी एसयूवी कार को भी अपने कब्जे में ले लिया। और लोगों को तब यकीन हुआ जब जेल के अंदर की बनी हुई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, तब ये लोगों को पता चलता है कि साल 2018 में अतीक अहमद अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। तब शायद प्रशासन को, पुलिस को लगता है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। सरकार ने जब शिकंजा कसना शुरू किया, तब उसको देवरिया की जेल से निकालकर गुजरात की साबरमती जेल में रख दिया जाता है। और साबरमती जेल में रखने के बाद लेकिन इतिहास फिर अपने आप को दोहराता है, और उमेश पाल की जब हत्या करते हैं 24 फरवरी 2023 को, तो वो 24 सेकंड का या 44 सेकंड का एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होता है। वो वीडियो अगर सोशल मीडिया पर नहीं आता तो शायद ये कभी सच लोगों के सामने भी नहीं आ पाता कि साबरमती जेल के अंदर बैठा हुआ अपराधी अतीक अहमद अपने बेटे से और लगभग 6-7 लोगों के और साथ मिलकर वो इस हत्याकांड को अंजाम दे रहा था। जैसे ही सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होता है, वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल होकर लोगों तक पहुंचता है, और लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है कि साबरमती जेल से बैठकर वो ऐसे कैसे अंजाम दे सकता है। तभी उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस पर एक प्रेशर बढ़ता है, और पुलिस जो काम उसे बहुत पहले करना चाहिए था,
पुलिस की नींद टूटती है, पुलिस की आंखें खुलती हैं और एक के बाद एक अपराधी पकड़े जाते हैं। कभी उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे तो सामने गोली चलती है और अपराधी ढेर हो जाते हैं। सब कुछ सामान्य गति से चल रहा था। अतीक अहमद का बेटा भी झांसी में मिलता है। पुलिस चाहती ही थी कि उसको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन कुछ कहानी ऐसी बनती है कि उसका चैप्टर भी असद का और उसके साथ जो गुलाम होता है उसका भी चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का ये मामला था। पुलिस अपनी जांच कर रही थी और जैसे ही पुलिस मामले की जांच करती है तो अशरफ जो कि बरेली जेल में बंद था और अतीक जो कि गुजरात की साबरमती जेल में बंद था, उनको भी लाया जाता है। इस मामले में पूछताछ की जाती है, जांच पड़ताल की जाती है। और जब पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी तो 15 अप्रैल 2023 की रात लगभग 10:35 पर एक ऐसा मामला होता है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। दरअसल 3 लड़के अचानक से आते हैं मौके पर और आने के बाद वो एक के बाद एक गोलियां चलाते हैं। लगभग 10 राउंड फायर करते हैं, 10 राउंड गोलियां चलाते हैं, जिसमें 2 गोलियां लगती हैं अतीक के भाई को और 3 गोली लगती हैं अतीक को। इन दोनों का चैप्टर जैसे ख़त्म होता है तो ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल होनी शुरू हो जाती है। कुछ ही लोगों को छोड़कर ये जो कांड हुआ था, ये जो मामला हुआ है अतीक और अशरफ की जो हत्या हुई है, बाकी सबको अच्छी लग रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये पसंद नहीं आ रहा है। इसलिए सोशल मीडिया या वैसे अन्य माध्यमों से वो कानून की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो काम हुआ है काश वो कानून के दायरे में रहकर होता तो कितना अच्छा होता। और जो फिलहाल तारीफ़ कर रहे हैं, मैं उन्हें एक बार फिर साल 1989 में लेके चलना चाहूँगा, जब एक चांद बाबा नाम का एक व्यक्ति होता है जिसका प्रयागराज में आतंक होता है, जो लगातार बड़ी बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा था। और तब अतीक अहमद ने उसका खात्मा करने के बाद और मैदान में उतरता है, वो सांसद भी बनता है, विधायक भी बनता है और लगातार अपराध पर अपराध करता चला जाता है। ठीक वैसे ही इतिहास अपने आप को दोहराता है। साल 2023 में एक बार ये घटना की पुनरावृत्ति होती है। 3 लोग अचानक से प्रकट होते हैं और वो इस हत्याकांड को अंजाम दे देते हैं। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद लोग तारीफ के पुल बांध रहे हैं। उनके गांव के लोग कह रहे हैं कि हमें बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है। शायद लोगों को इंतज़ार है कि ये 3 लोग जो तैयार होते हैं, 3 नए अतीक अहमद अब पब्लिक के सामने हैं। वो कितने दिन सलाखों के पीछे रहेंगे या रह सकते हैं, ये तो भविष्य के घर में ही पता है। लेकिन जिस तरह की कानून की प्रणाली होती है, वो कानून की प्रणाली भी कई तरह के सवाल खड़े करती है। लेकिन आज के इस पूरे घटनाक्रम के बारे में अगर हम बात करें, जिस तरह से पुलिस ने FIR दर्ज की है, ये शाहगंज थाना है जो कि ज़िला प्रयागराज में लगता है। इसमें 302, 307 और 3, 7, 25, 27 ये धाराएं लगी हैं और इन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। इस अगर FIR के कुछ पन्ने अगर हम पलटने की कोशिश करें, ये जानने की कोशिश करें कि आखिरकार माजरा क्या है, मामला क्या है, तो इस FIR को प्रभारी निरीक्षक धूमनगंज के राकेश कुमार मौर्य ने दर्ज कराया है। और इस FIR में अगर हम अगले पन्ने पलटते हैं तो ये पता चलता है कि इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले 3 लड़के होते हैं। एक लड़के का नाम होता है लवकेश तिवारी, जिसके पिता का नाम यज्ञ कुमार तिवारी होता है, जो कि केव तारा क्रॉसिंग कोतवाली नगर बांदा उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। दूसरा अपराधी है मोहित उर्फ शनि, जिसे पुराने के नाम से भी जानते हैं। इसके बाप मर चुके हैं, जिसका नाम जगत सिंह होता है, जो कि कुरारा हमीरपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। और तीसरा जो अपराधी है जिसका नाम है अरुण कुमार मौर्य, जिसके पिता का नाम पता नहीं, लेकिन कातरवाड़ी सोरोकासगंज उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इन तीनों ने इस बात की जिम्मेदारी ली है। उनका ये कहना है, उनका ये दावा है कि हम भी अपना अपराध की दुनिया में नाम रोशन करना चाहते हैं, हम भी कुछ ना कुछ अलग करना चाहते हैं। ये बेहद गरीब परिवार के तीनों लड़के हैं। इनके परिवार की जब हिस्ट्री को खंगालने की कोशिश की, मीडिया के लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो ये पता चलता है कि इनके परिवार की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, कोई पुलिस को मारकर लूटपाट के अंजाम देता है, कोई मारपीट करता है, कोई इस तरह की छोटी मोटी वारदातें करता है। लेकिन जिस तरह से वो घटना स्थल पर पहुँचते हैं पुलिस की गाड़ी में पहुँचने के बाद, और तब ये घटना के क्रम को अंजाम देते हैं, उसके बाद अगले ही दिन असुद्दीन ओवैसी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हैं। कहते हैं कि एक टीवी चैनल के एक जो यूपी क्राइम तक के नाम या यूपी तक के नाम से एक प्लेटफॉर्म है, उसमें जब वीडियो वायरल होता है, स्थानीय लोग इस बात का दावा करते हैं, दावा करके ये कहते हैं कि जब यहाँ पर अपराधी आए थे तो वो पुलिस की गाड़ी में बैठकर आए थे। अगर वो पुलिस की गाड़ी में बैठकर अपराधी आए थे और उन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया है, तो प्रथम दृष्टया किसी का भी शक जाएगा कि इस हत्याकांड को अंजाम दिलाने में किसी और की भूमिका नहीं बल्कि पुलिस की ही भूमिका है। और पुलिस ऐसा क्यों करेगी, यही एक अपने आप में सवाल है कि आखिरकार पुलिस की भूमिका क्या है। लेकिन इसमें और भी इसके पन्ने पलटें और उस पुलिस की भूमिका या किसने इनको भेजा है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आपको दिलचस्प मैं आपको बात बताता चलूँ, इसमें जो राकेश कुमार मौर्य हैं,
इन्होंने जो एफआईआर दर्ज की है उस एफआईआर दर्ज में कहते हैं कि अतीक अहमद द्वारा अपने बयान में बताया गया कि अतीक का संबंध आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा व पाकिस्तान के आईएसआई से है। पाकिस्तान आईएसआई द्वारा ड्रोन के माध्यम से पंजाब प्रांत में हथियार गिराए जाते हैं तथा पंजाब में आईएसआई से जुड़ा व्यक्ति उन हथियारों को इकट्ठा करके लश्कर ए तैयबा को भेजता है तथा कुछ हथियार खालिस्तान अलगाववादी संगठनों को दिया जाता है और उन्हीं में से कुछ हथियार जैसे 45 बोर की पिस्टलें, AK-47 स्टैन गन व RDX भी मुझे उपलब्ध कराए गए, जिसका भुगतान मैं खुद करता हूं। ये बात अतीक अहमद कहता है। अतीक अहमद की अगर हम बात करें तो अतीक अहमद जब जेल में रहते हुए मोहित जायसवाल का अपहरण करता है, अपहरण करने के बाद जब सरकार की किरकिरी होती है तब जून 2019 को वो उसको उत्तर प्रदेश की जेवरिया जेल से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है गुजरात की साबरमती जेल के अंदर, ताकि वहाँ रहेगा, दूर रहेगा तो शायद अपराध नहीं करेगा, लेकिन वहाँ रहकर भी वो पाकिस्तान के आईएसआई और लश्कर तैयबा से संपर्क भी साधता है और वहाँ से हथियार भी मंगाता है और वो जो पाकिस्तान के हथियारों को वो खालिस्तानी अलगाववादी संगठन को भी उपलब्ध कराता है और उन्हीं हथियारों से वो उमेश पाल के हत्याकांड को भी अंजाम दिलाता है और उन्हीं हथियारों को कहाँ पर छुपाया जाता है ये भी बताया जाता है। ये सब हो रहा था, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश की जो पुलिस होती है, STF स्पेशल टास्क फोर्स जो होती है, उसको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। क्राइम ब्रांच होती है, वो पता ही नहीं कर पाती कि अतीक अहमद जेल में बैठकर इतने इतने बड़े काम कर रहा है। आतंकवादी जैसे संगठनों से उसका ताल्लुकात होता है। जो खुफिया विभाग होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, वो भी शांत रहती है, उसको भी कोई जानकारी होती नहीं है। ED को भी नहीं कोई पता चलता है, CBI को भी कोई पता नहीं चलता है, लोकल इंटेलिजेंस यूनियन जो होती है उसको भी कोई जानकारी नहीं होती है और इतना बड़ा मामला जेल में रहते हुए पता चलता है। अब ये देखने वाली बात यह है कि साबरमती जेल में जब अतीक अहमद था और बरेली जेल के अंदर अशरफ था, तो इन्हें हथियार या फिर कौन ऐसा व्यक्ति है जो जेल में आता है, जाता है और ये लंबे समय से जून 2019 से लेकर जून 2023 तक कितनी बार पाकिस्तान से हथियार आते हैं, कितनी बार हथियार जाते हैं, इसका पता लगाने के लिए जो जेल के अंदर मौजूद हैं, जहां कहते हैं कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो वहां बैठकर कोई व्यक्ति बात भी कर लेता है, उसको ये पता भी होता है कि हथियार कहाँ पर रखे हुए हैं। जिस दिन अतीक अहमद की हत्या हुई है, जिस दिन अशरफ की हत्या हुई थी, उसी दिन पुलिस ने इनकी निशानदेही के आधार पर 45 बोर की एक पिस्टल, 32 बोर व 58 अदद जिंदा कारतूस होते हैं जो अलग अलग तरीके के होते हैं और 5 कारतूस 9mm की एक पिस्टल होती है जो पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस से, पाकिस्तान की फैक्ट्री से बनी हुई थी और इन्हीं दोनों की निशानदेही के आधार पर ये हथियार मिलते हैं जो 15 अप्रैल 2023 को धूमनगंज की पुलिस इनको पकड़ती है। इसी बीच में वो कहते हैं कि हमारी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है और हमें थोड़ी घबराहट सी हो रही है। तभी पुलिस वालों को लगता है कि कोई ज़रूरत महसूस करते हैं, इनका इलाज कराते हैं, ऐसा ना हो कि ये इलाज के बिना इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए और इनकी मौत ना हो जाए। शायद उन्हें बहुत सारे के डर थे और 21 पुलिस वालों का एक दल होता है और वो 21 पुलिस वालों का दल अब मेडिकल परीक्षण कराने के लिए लेके जाता है। लेकिन एक सवाल जो बार बार उठ रहा है कि पुलिस वालों की जीप में वो जो 3 अपराधी आते हैं, उन अपराधियों को आखिरकार पुलिस की जीप में क्यों बिठाया गया था। कई बार होता क्या है कि पत्रकार और पुलिस का चोरी दामन का साथ होता है। पत्रकार जब अपना काम करते हैं तो पुलिस से बहुत सी तरह की हेल्प लेते हैं, लेकिन हो सकता है कि पुलिस वालों ने इसलिए सोचकर हेल्प कर दी हो कि पत्रकार साथी हैं, लेकिन वो नहीं जानते थे शायद कि इस तरह से, जिस तरह से चल रहा है मामला, कि यहाँ पर कोई भेष बदल कर हथियार लेकर भी इसमें घुस सकता है, आ सकता है। और जब उनके खिलाफ FIR दर्ज होती है तो राकेश कुमार मौर्य अपने FIR में साफ साफ कहते हैं कि ये तीनों लड़के, जिसकी एक की उम्र 22 साल है, एक की उम्र लगभग 23 साल के आसपास है और एक लड़के की उम्र लगभग 18 साल के आसपास है, वो भी अतीक अहमद की तरह नाम कमाना चाहते थे। वो भी अतीक अहमद की तरह एक बड़े गैंगस्टर बनना चाहते हैं। जैसे लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर रहता है, वो किसी को भी धमकी देता है और कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता, ठीक वैसे ही रहकर जेल के अंदर वो बड़ा नाम कमाकर अपना काम कर रहे थे। ये 21 पुलिस वाले ड्यूटी ज़रूर दे रहे थे, लेकिन जिस तरह से गोली चलती हैं, 21 पुलिस वाले, वो वीडियो जो वायरल होती है उस 21 पुलिस वालों में महज 2 या 3 जने, 3 पुलिस वाले ही हैं जो लगातार दिखाई दे रहे थे। बाकी पुलिस वाले क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, कई तरह के सवाल थे। ठीक वैसे ही जैसे कि साबरमती जेल के अंदर बैठकर अतीक अहमद हथियार भी मंगाता था, सारे काम करता था, ठीक वैसे ही सवाल उठते हैं कि जहां पर गोली चलाई जा रही थी, जहां पर अतीक अहमद की हत्या की जा रही थी, कि वो पुलिस वाले आखिरकार कर क्या रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं है पुलिस की भूमिका इसमें संदिग्ध हो। ये भी एक जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से 25 फरवरी 2023 को अखिलेश यादव के सवाल पूछने पर योगी आदित्यनाथ जी ने सवाल का जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि जितने भी माफिया हैं, इन माफियाओं को पालने में कुछ पार्टियों का हाथ रहा है और इन पार्टियों का हाथ होने की वजह से इनका सफाया
कर दिया जाएगा। जो भी माफिया हैं उनको हम मिट्टी में मिला देंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है सरकार को बदनाम करने के लिए, सरकार को घेरने के लिए कहीं कोई अब प्रशासनिक अधिकारी या कोई और लोग, जैसे क्या पुलिस की जांच में प्रथम दृष्टया आता है, जैसे क्या पत्रकारों की रिपोर्ट से प्रथम दृष्टया आता है, जब इन तीनों लड़कों की निजी जिंदगी के बारे में झांकने की कोशिश की गई तो इनकी हैसियत ऐसी है ही नहीं जो 5 लाख या 10 लाख या 15 लाख रुपए की पिस्टल ले जाकर अतीक अहमद और अशरफ की वो हत्या कर सकें। तो हत्या कराने में पुलिस की कितनी भूमिका है, हत्या कराने में सरकार की कितनी भूमिका है, हत्या कराने में किसी और की कितनी भूमिका है, ये तो जांच के बाद स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन जिस तरह से सरकार के लगातार बुलडोजर इधर से उधर चलते हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस का और फिलहाल प्रशासन का, फिलहाल शासन का इन अपराधियों के प्रति जो एक नरम रवैया है, जिस तरह से सोशल मीडिया पर लगातार मैसेज चल रहे हैं कि इन्होंने जो किया है वो अच्छा किया है, जिस तरह से लगातार इनके गाँव के लोग मैसेज कर रहे हैं कि जैसा इन्होंने किया है वो अच्छा कर रहे हैं, इससे तो साफ जाहिर होता है कि आने वाले भविष्य में 3 और अतीक पैदा हो गए हैं जो किसी की जान लेंगे और 101 मुकदमे इन तीनों पर भी दर्ज होंगे। फिर कोई इंतज़ार करेगा कि कोई आएगा और इन तीनों की हत्या करेगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन शासन तो अपना काम ईमानदारी से करता ही नहीं है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।